नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है द करियर पावर बाय आशीष श्रीवास्तव में। आज हम हिंदी का एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो हर एग्जाम में इससे अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हम बात करने वाले हैं आज का जो टॉपिक हमारा है समास। समास को अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि इसमें क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अब हम ये देखें कि समास है क्या। तो किसी भी चीज को अगर समझना हो तो पहले उस शब्दों को समझिए जिससे वो मिलकर बने होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो समास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला होगा सम, दूसरा होगा आपका आस। सम का मतलब क्या होगा, आस का मतलब क्या होगा, समझिए। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन, यानी कि संक्षिप्त कथन। यानी कि संक्षिप्त कथन यानी कि हम कह सकते हैं कि समास क्या है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, मेल से बने एक सार्थक शब्द को हम लोग कहते हैं समास। यानी कि यहां पर एक वर्ड आया है सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल रिजल्ट, जिसकी एक मीनिंग हो, जिसका एक अर्थ हो, यानी वो अर्थ से भरा हो। यानी कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लें यहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखिए आप कि राजकुमार जो है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। राजा का कुमार, राजा का कुमार, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं उत्तर पद। यानी कि ये फर्स्ट टर्म हमारा, ये हमारा सेकंड टर्म है। पहले वाले पद को हम लोग प्रथम पद या पूर्व पद भी कहते हैं, और बाद वाले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पद या सेकंड टर्म से भी आप कह सकते हैं यहां पर, है ना। यानी कि अगर हम बात करें कि समास क्या है, समास जो हमारा होता है दो शब्दों के मेल से बने एक सार्थक शब्द को हम लोग बोलते हैं समास। और अब हम बात करें यहां पे कि अच्छा, समास और संधि में अंतर क्या होता है। समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। बात समझ आ गई। संधि जैसे जंक्शन, जैसे कि आपने देखा होगा कि वहां पे वर्णों का मेल होगा। अभी जब हम संधि डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, तो वहां पे संधि के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें यहां पर, अब हम बात करेंगे यहां पे कि समासिक पद क्या होता है या समस्त पद क्या होता है। यानी कि कुछ समास के नियम होते हैं और उस नियमों से जब शब्द बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं समासिक शब्द या समस्त शब्द बोलते हैं यहां पर। अच्छा, दूसरी बात करें यहां पर कि समास पहचानने के लिए सबसे पहले एक खास बात यह भी है, और अक्सर एग्जाम में ये पूछता भी है कि इस शब्द का समास विग्रह भी करिए। तो समास विग्रह क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है हमारा। यानी कि समास विग्रह के बारे में अगर बात करें तो समास विग्रह का मतलब था जब शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं राजकुमार तो राजा का कुमार, यानी कि मैंने इस शब्द को क्या किया, अलग अलग किया। यानी कि जो शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम बोलेंगे समास विग्रह, या इसको हम बोलते हैं व्यास। और समास का जो विलोम शब्द है वो है व्यास आपका। अभी पिछले साल के टेट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था समास का विलोम शब्द क्या होता है। तो समास का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा आपका, व्यास। जी हाँ। अब हम बात करें यहां पे कि समास के कितने टाइप्स होते हैं। समास के कितने टाइप्स होते हैं, समास के भेद, समास के कितने टाइप्स होते हैं। समास के बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं। पहला आपका है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है मैं अभी इसको डिफाइन करूंगा आगे। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, और चौथा आपका होता है द्विगु समास, पांचवा आपका द्वंद्व समास, और छठा आपका होता है बहुब्रीहि समास, है ना। यानी कि समास के बेसिकली आपके 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। अब हम बात करें, एक एक करके बात करते हैं। पहले कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस शब्द का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, और क्या हो, प्रधान हो। यानी कि जिस शब्द का पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, अव्यय होगा, उसे हम लोग बोलेंगे अव्ययी भाव समास। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये भी उठेगा कि अव्यय क्या होता है। अव्यय यानी कि वो अविकारी शब्द जिसका स्वरूप किसी भी लिंग वचन में प्रयोग करने पर उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, अव्यय। अव्यय यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यहां पे, जैसे कि अगर एग्जांपल है यहां पर, आ से लेते हैं एग्जांपल है, यानी कि आजन्म। आजन्म का मतलब क्या हुआ, अगर इसका मैं समास विग्रह करूं
तो इसका समास विग्रह होगा जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, यानी कि इसमें जो आ है वो हमारा क्या है, आ क्या हमारा अव्यय है। यानी कि अगर इसको पहचानने का जो तरीका होगा, यानी कि अगर ट्रिक की बात करें कि कैसे पहचानेंगे कि ये समास जो है अव्यय समास है या अव्ययी भाव समास है, तो अगर जिन शब्दों के आगे आपको आ, अनु, प्रति, यथा, यावत, भर ये शब्द अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा, आंख बंद करके आंसर लगाइएगा कि ये आपके अव्ययी भाव समास है। यानी कि आ जन्म, जन्म से लेकर, अनुज्येष्ठ, प्रतिदिन, यथासंभव, यथासंभव मतलब जैसा संभव हो, यथाशक्ति जैसे शक्ति हो आपके पास, भरपेट यानी कि पेट भर के, यानी कि बोलते ना कि भरपेट खाना खाया मैंने, यानी कि भरपेट क्या, भर यहां पर क्या है, अव्यय है। यानी कि इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। अच्छा, एक बात और यहां पर है कि यहां पर शब्दों का पुनरावर्तन भी होता है, रिपीटेशन होता है। यानी कि अगर हम बात करें रिपीटेशन की बात करें कि जैसे कि आप बोलते हो रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, रातों रात हम माला माल हो गया, दिनों दिन, समय समय पर, हाथों हाथ, ये यहां पर शब्दों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। यानी कि ये भी समास कौन से होंगे आपके, अव्ययी भाव समास होंगे, है ना। यानी कि अगर हम जो ये ट्रिक आपने देखा है, आ, अनु, प्रति, यथा, यावत, भर, अगर जब किसी भी शब्द के आगे अगर ये आपको शब्द ये अव्यय आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि समास कौन सा आपका है, अव्ययी भाव समास है, और आंख बंद करके आंसर लगाएगा अव्ययी भाव समास पे। ठीक है, अगला आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी आपका ऐसा है कि जिस समास का बाद का पद यानी उत्तर पद प्रधान होगा उसे कौन सा समास कहते हैं, तो जी हाँ, उसको हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। यानी कि हम कह सकते हैं जिस समास का उत्तर पद यानी कि बाद का पद यानी कि सेकंड टर्म से क्या होगा, प्रधान होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे कि ये तत्पुरुष समास है, जब हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने के दौरान हम क्या करेंगे कि आप जैसे समास विग्रह किया आपने तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसके बीच में एक कारक चिन्ह, एक विभक्ति लुप्त होगी, जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये समास कौन सा है आपका, तत्पुरुष समास। जैसे कि अगर एग्जांपल है का, की, के, में, पर, के, से, लिए, के, द्वारा, अगर ये समास विग्रह करने के दौरान आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि समास कौन सा आपका है, तत्पुरुष समास। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी देता है आपसे कि तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो यहां पर आप देखिए पहला समास आपका है, यानी कि हम बेसिकली टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर कि तत्पुरुष समास के कितने टाइप्स होंगे, तो आपके बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं। पहला आपका है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति होगी वो होगी को, क्या होगी, को। यानी कि कर्म तत्पुरुष के बारे में अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल ले अगर, यानी कि गगन चुंबी, गगन चुंबी, यानी कि अगर इसका समास विग्रह करें तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। उसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल और लें, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। हम यहां पर बात करें अगर बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं, है ना, जैसे कि अगर बात करें चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो ये समास कौन से होंगे आपके, तत्पुरुष समास होंगे। नेक्स्ट आपका है तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष। और करण तत्पुरुष में अगर हम बात करें, इसमें जो विभक्ति लुप्त होगी आपकी वो होगी से और के द्वारा। यानी कि आपने बचपन में सुना होगा कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, तो ठीक उसी प्रकार से ये वही चीज है। और हमको समझना बस यहाँ पर है कि इसकी विभक्ति कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे यहाँ पर। तो करण तत्पुरुष के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो विभक्ति होगी वो होगी से के द्वारा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा एक चीज और भी बात करें यहाँ पे कि से का मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है, से का मतलब होगा जोड़ना, यानी कि ये जो से होगा वो शब्दों को जोड़ रहा होगा। यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण, यानी करुणा पूर्ण के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो करुणा पूर्ण के बारे में अगर बात करें, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। सुर रचित, सुर रचित यानी सुर द्वारा रचित, सुर द्वारा रचित। यानी कि हम यहां से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये समास कौन सा आपका है, करण तत्पुरुष समास है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कौन सा समास है आपका, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसमें कौन सी विभक्ति छुपी होती है, तो आपको देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ के लिए, के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें गौशाला,
गौशाला, गौशाला। अब इसका समास विग्रह करें तो यानी गौशाला का मतलब क्या, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, जहां पे आप परीक्षा देने जाते हैं उसको बोलते हैं परीक्षा भवन, यानी परीक्षा के लिए वो भवन बना हुआ है। यानी इट मीन्स कि ये समास कौन सा होगा आपका, संप्रदान पुरुष होगा। जैसे कि इसमें विभक्ति छुपी है वो कौन सी है, के लिए। अगला आपका है अपादान पुरुष, और अपादान पुरुष में अगर हम बात करें, यहां पर जो से है वो से क्या कर रहा है, यहां पर ये से जुदा करेगा। जैसे कि किसी प्रेमी को प्रेमिका से जब जुदा कर दिया जाता है तो उसका जो दर्द होगा यहां पे दिखेगा आपको, यानी कि अपदार्थ पुरुष। यानी कि अगर बात करें यहां पे पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जैसे पहले आप देखते होंगे कि जो उनको ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे, बोलते जाओ तुम अब श्राप मुक्त हो गए, पाप मुक्त हो गए, यानी कि तुम जो है पाप से मुक्त हो गए, श्राप से मुक्त हो गए, यानी कि वो मुक्त हो गए, यानी कि बिल्कुल अलग हो गए उनसे, यानी कि श्राप से जो पीड़ित थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। यानी कि ये जो से यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये से दिखा रहा है आपका जुदा करने का। और दूसरा अगला आपका है यहाँ पर संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के बारे में अगर बात करें तो जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपको दिखेगा का की के, यहां पर क्या दिखेगा, का की के। जैसे कि अगर समास विग्रह करेंगे तो का की के दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मैंने शुरुआत में लिखा था राजपुत्र या राजकुमार, राजकुमार। अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तो क्या होगा, राजा का कुमार, राजा का कुमार। इट मीन्स कि यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति का छुपी हुई है, राजस्थान, राजा का स्थान, राजा का स्थान। बात समझ आ गई। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो का यहाँ पर डिफाइन करेगा उस संबंध को दिखाएगा यहाँ पर, यानी कि उस पुत्र का संबंध उस पिताजी से, यानी कि उस राजा से, यानी कि राजपूत। तो यहां पर पहचान पाएंगे कि समास कौन सा आपका है, संबंध तत्पुरुष। अगला आपका है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में अगर बात करें, इसमें जो व्यक्ति छुपी होगी वो होगी आपकी में और पर, में और पर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेकर बात करें यहां पर प्रेम मग्न, यानी कि प्रेम मग्न, यानी कि प्रेम में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। यानी कि अगर हम देखें यहां पर तो जैसे ही हमने इसका समास का विग्रह किया तो आपने देखा कि इनके बीच में क्या मिला, का, की, के, में, पर, के, से, लिए, के द्वारा। तो इस सब चीजों से हम समझ पाएंगे कि समास कौन सा आपका है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, आप यहाँ पर 6 टाइप्स इसके दे रखे हैं यहाँ पर, आप इससे आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में अगर बात करें कि कैसे पहचान पाएंगे कर्मधारय समास कौन सा है, या हम इसके बारे में परिभाषा के बारे में बात करें तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पहला। दूसरा यहां पर हम बात करें कि पहले पद और दूसरे पद में, पहले पद में और दूसरे पद में उपमान उपमेय का संबंध हो, उपमान और उपमेय का संबंध हो। या हम बात करें यहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध हो, विशेषण विशेष्य का संबंध हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये समास कौन सा आपका है, कर्मधारय समास। यानी कि अगर बात करें यहां पे कि अब सवाल उठेगा कि विशेषण है क्या, विशेषण होता क्या है। तो जैसे अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस को, सेंटेंस में अगर आपने क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह पुट करके देखिए कि कैसा है, वहां पर आप एक वर्ड लिखिए कैसा है, आपका जो आंसर आएगा वही आपका विशेषण होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि सचिन एक अच्छे क्रिकेटर है, सचिन कैसे क्रिकेटर है, अच्छे क्रिकेटर है। यानी कि जो अच्छा वर्ड जो यहां पर आया है वो क्या दिखाया, उनकी विशेषता को बता रहा है, यानी कि ये क्या होगा, विशेषण होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कर्मधारय समास का, कि कर्मधारय समास का एग्जाम्पल समझे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ज्यादा समझ आएगा। नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि नीला है जो कंठ, नीला है जो, नीला है जो कंठ, यानी कंठ कैसा है, कंठ। देखिए इस वाक्य में आप प्रश्न पूछिए कैसा है, तो कंठ कैसा है, नीला है, कंठ कैसा है, नीला है। तो कंठ कैसा नीला है, नीला क्या है, विशेषण है। यानी कि अगर देखिए यहां पर विशेषण और विशेष का संबंध दिखाई दे रहा है, दोनों बीच में विशेषण और विशेष का संबंध दिखाई दे रहा है, अर्थात कि ये समास कौन सा होगा आपका, कर्मधारय समास होगा। यहां पर हम बात करें महादेव, महान है जो देव,
मृग नयन, मृग के समान नयन। यानी कि जब ऐसे आप देखेंगे उपमान उपमेय का संबंध दिखेगा, विशेषण विशेष का संबंध दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो समास कौन सा आपका है, कर्मधारय समास। अच्छा, कुछ इसके अपवाद भी हैं, एग्जाम्पल्स, जैसे अगर हम बात करेंगे कि जो लगता है हमें देखने में कर्मधारय समास, लेकिन कर्मधारय समास होते नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। अगला आपका समास है, नेक्स्ट अगला का है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास के बारे में अगर बात करें तो आपने देखा कि इसके नाम में छिपा हुआ है द्वंद्व, यानी कि द्वंद्व जो है, युद्ध जो है, दो विपरीत लोगों के बीच में होता है। यानी कि अगर हम बात करें जिस समस्त पद का दोनों पद ही प्रधान हो, दोनों पद ही प्रधान हो, तो वो समास हमारा कहलाएगा द्वंद्व समास। अर्थात अगर हम बात करें जैसे कि नदी, नदी नाले, नदी नाले। अच्छा, इसमें कैसे हम पहचान पाएंगे कि द्वंद्व समास है? इनके बीच में आपने देखा होगा और लगा हो, समास विग्रह करने पे और, अथवा, या शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन, हाइफन लगा हो, तो उसे हम बोलेंगे ये समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, माता पिता, देखा आपने कि बीच में क्या लगा है? हाइफन चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह लगा है। और इसका जब समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता, माता और पिता, यानी कि आपने देखा जैसे समास विग्रह किया तो आपको क्या मिला? और मिला, है ना। इसी तरह हम बात करें नदी नाले, नदी और नाले, है ना। हम बात करें राजा रंग, हम बात करें यहाँ पे राजा और प्रजा। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पे कि जब समास का विग्रह कर रहे हैं तो इनके बीच में और, अथवा, या का चिन्ह छुपा होगा और इनके बीच में, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, तो वो समास कौन सा होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? यहां पर इस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों ही शब्द मिलकर के किसी तीसरे शब्द के बारे में इंडिकेट करेंगे, उसके बारे में इशारा करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि वो समास कौन सा होगा? आपका बहुब्रीहि समास। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें नीलकंठ, जी हां, हम बात करें नीलकंठ की, तो नीलकंठ आपने देखा था कि हमने कर्मधारय समास में भी डिस्कस किया था और यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर मैं इनका समास विग्रह करूं तो समास विग्रह करने में, दोनों ही समास विग्रह करने पे अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब देखिए यहां पर कि नीला है कंठ जिसका, यानी किसी के बारे में बोल रहा है कि उसका कंठ नीला है, यानी कि यहां पर जिसका कंठ नीला है, अर्थात ये भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं, भगवान शिव की तरफ बताना चाह रहे हैं कि कंठ जिसका क्या है? नीला है। कंठ जिसका क्या है? नीला है। और कर्मधारय समास में हमने जब उसका समास विग्रह किया था तो वहां पर था कि नीलकंठ, यानी नीला है जो कंठ, यानी नीला है जो कंठ। लेकिन यहां पर समास विग्रह मैंने किया तो क्या लिखा? नीला है कंठ जिसका, यानी कि मैं यहां पर किसी थर्ड पर्सन के बारे में इंडिकेट कर रहा हूं, अर्थात भगवान शिव के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर का मतलब पेड़, यानी कि भगवान गणेश जी की बात कर रहे हैं। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु जी की बात कर रहे हैं यहां पर। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर कि यहां पर क्या होगा कि कोई शब्द प्रधान नहीं होगा और दोनों शब्द मिलकर के एक तीसरे पर्सन के बारे में, एक तीसरे शब्द के बारे में इंडिकेट करेंगे, तीसरे पर्सन के बारे में इंडिकेट करेंगे, इशारा करेंगे, तो वो समास हमारा कहलाएगा बहुब्रीहि समास। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कुछ डाउट्स हैं जिससे कि हमें लगता है कि वो समास कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है, लेकिन डिपेंड करेगा उसके समास विग्रह पर, डिपेंड करेगा उसके समास विग्रह पर। अगर एग्जाम वाली समास विग्रह लेकर के आ जाए, नीला है कंठ जो, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, यानी कंठ कैसा है? नीला, तब वहां पर समास होगा कर्मधारय समास। लेकिन जब हम बात करेंगे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका जो लिखा रहेगा, तब वहां पर होगा बहुब्रीहि समास। यहां पर समास के सभी टाइप्स के मैंने इसके बारे में बात कर लिया है। अब जो इसके अपवाद है, जो डाउट्स हैं, जैसे कि अभी एक सामने आपको लिखा हुआ नीलकंठ है, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो उनको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे हम मोटिवेट होकर के कहीं ना कहीं ढेर सारे वीडियो बनाए, जिससे कि आप लोग को इसके बारे में पता चल सके और आप और हम मिलकर के सीख सके कि हिंदी क्या है। हिंदी बहुत ही ईजी चीज है। थैंक यू सो मच।